हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का 12th यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है दलित, OBC एंड विमेन। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि आज के टाइम पे अगर हम इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटिक्स, टू बी प्रिसाइज इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स को इमेजिन करते हैं, तो हमारे सामने कुछ टॉपिक्स या कुछ मुद्दे निकल के आते हैं, जैसे कि कास्ट, जेंडर, दलित, OBC और विमेन। इन सभी मुद्दों के बिना अगर हम इंडियन सोसाइटी और इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में कुछ सोचते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अधूरापन महसूस होता है, पॉलिटिक्स अधूरी लगती है। तो इसीलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी बन जाता है इनमें से हर एक कैटेगरी को, जो कि ना सिर्फ इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है इंडिया में, बल्कि जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है इंडिया में, उनको कैसे इन्फ्लुएंस इन मुद्दों द्वारा किया जाता है। तो हाल ही के कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन सभी वर्गों का हो रहा है, जिसमें दलित, OBC, विमेन और ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इससे हो क्या रहा है कि इनका जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, इनके रिस्पॉन्स में जो स्टेट है, उनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में लगी हुई है, ताकि इनका वेलफेयर हो सके और अच्छा खासा वोटर बेस यहाँ पर बनाया जा सके। तो समझते हैं सबसे पहले ये कि दलित होते कौन है। तो दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, यानी ब्रोकन, और ये एक मराठी भाषा का एक शब्द है। तो दलित जो वर्ड है वो 1960s में आया, और लेट 1960s में आया, जहाँ पर दलित लिटरेरी मूवमेंट जो 1960s में शुरू हुई, उसकी वजह से एक फॉर्मेशन हुई दलित ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड थी, जिसका नाम था दलित पैंथर्स, जो कि अर्ली 1970s में बनी। अब जो ये दलित पैंथर्स हुआ करते थे, इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दलित को एज अ अम्ब्रेला टर्म यूज करने का काम किया, जहाँ पर दलित में सिर्फ SC नहीं, बल्कि नियो बुद्धिस्ट, STs, पुअर पीजेंट्स, वर्किंग क्लास और विमेन, इन सभी को इंक्लूड करके दलित के अम्ब्रेला के नीचे लाके खड़ा कर दिया। और ये टर्म 1990s में ऑल इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज की जाने लगी। लेकिन आज के टाइम पे भी अगर हम पॉपुलर यूज़ देखें इस दलित टर्म का, जो कि यूज़ की जाती है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कुछ अकेडमिशियंस द्वारा और कुछ मीडिया द्वारा, तो ये जो टर्म है, इसे सिर्फ शेड्यूल कास्ट तक ही सीमित कर दिया जाता है। और जो ये दलित है, आज के टाइम पे भी अगर मैं किसी से पूछूं कि दलित कौन है, तो ज़्यादातर लोग इसे SC ही बताते हैं, क्योंकि कल्चरल, पॉलिटिकल और इवन एकेडमिक डिस्कोर्स में यहाँ पर हर जगह सिर्फ SC को ही एज अ दलित पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे बात करते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स की। तो एज अ सोशलिस्ट, सोशली डिस्क्रिमिनेटेड पुअर ग्रुप, दलितों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन दी इंडियन सोसाइटी। इसमें ह्यूमिलिएशन आता है, छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, और विमेन हैरेसमेंट जैसे टॉपिक्स आते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस में बदलाव आ रहे हैं, तो इनके प्रॉब्लम्स भी अब वेरी करने लगी हैं। अब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, अब इसकी हम देखते हैं कि क्या है। जिसमें सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जाके देखेंगे कि कैसे इस दलित मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो जो आज के टाइम पे हम दलित मूवमेंट की देखते हैं, जो चल रही है, उसकी लेगेसी हमें कॉलोनियल दलित मोबिलाइजेशंस में नज़र आती है, जो कि उस समय के इंडिया में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में हुआ करते थे। अगर मैं पहली मूवमेंट की बात करूं, तो ये महाराष्ट्र के सत्य शोधक मूवमेंट यहाँ पर इसको बोला जाता है, जिसको ज्योतिराव फुले द्वारा लीड किया जाता है, जिनका यह मकसद होता है कि जो भी मैरिज सेरेमनीज और जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनको पीजेंट्स के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किया जाए, ना कि ब्राह्मण प्रीस्ट द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करके रखने के लिए इन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ वाले लोगों पर अपनी आइडेंटिटी को थोपते हैं, और इसी आइडेंटिटी की वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पिछड़ने लगते हैं। तो इसी वजह से जो ज्योतिराव फुले हैं, उन्होंने इस गंभीरता को, इसकी गंभीरता को देखा, और पीजेंट्स ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सारी जो भी मैरिज सेरेमनीज हैं और जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनको इन्हीं के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करने की एक मुहिम इन्होंने चालू की। उसके बाद सावित्रीबाई फूले ने भी यहाँ पर एक गर्ल्स का मॉडर्न स्कूल खोला इंडिया में, जहाँ पर जो अनटचेबल और मुस्लिम गर्ल्स थी, उनको पढ़ाने का काम सावित्रीबाई फूले ने किया, जिसका मकसद था इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स का। सेकेंड मूवमेंट हम देखते हैं, वो शुरू करते हैं EV रामास्वामी नायकर, जिनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं। और ये
एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मद्रास में चालू करते हैं, और इस मूवमेंट का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है कि पूरे सदर्न इंडिया में जो एंटी कास्ट कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर बढ़ने लगती है। थर्ड मूवमेंट आता है हमारे पास नमः शूद्र मूवमेंट, जो कि बंगाल में किया जाता है, जिसका मकसद होता है कि जो भी लोअर सोशल ऑर्डर के लोग हैं, जिनको छोटे लोग कहा जाता है, उनको यूनाइट किया जाए। उनके बीच में जो भी डिस्पैरिटीज हैं बिटवीन द लोअर सोशल ऑर्डर एंड द प्रिविलेज्ड एलीट क्लास, इन दोनों के बीच में जो हमारी डिस्पैरिटीज है उनको कम किया जाए और इनको यूनाइट किया जाए। फोर्थ हमारे पास मूवमेंट निकल के आती है आदि धर्म मूवमेंट, जो कि पंजाब में शुरू होती है, जहाँ पर अनटचेबल्स जो भी होते हैं, भले वो किसी भी रिलीजन के हों, भले वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनकी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की बात की जाती है, ताकि ये लोग अलग दिखें समाज से, और इनके लिए अलग से पॉलिसीज का फॉर्मेशन जो है वो किया जाए, ताकि कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज को खत्म किया जा सके, भले वो किसी भी धर्म में चल रही हों। तो ये होती है हमारी कुछ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की दलित मूवमेंट्स। उसके बाद आते हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की दलित मूवमेंट्स पे। तो जो क्वेश्चन उठता है यहाँ पर दलितों की आइडेंटिटी का, वो इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स में अच्छा खासा ग्राउंड क्रिएट कर देता है, और इंडिया के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में ये सेंट्रल पार्ट बन के रह जाता है इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो इसका एक्सटेंट और पैटर्न्स होता है वो ये देखा जाता है कि अनइवन है, कहीं पे ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। तो जब पहली बार दलित मोबिलाइजेशन का काम करने का जो क्रेडिट जाता है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जाता है आरपीआई, यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड एक पार्टी होती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इनके अच्छे खासे फुटप्रिंट्स हमें नज़र आते हैं। उसके बाद जो महाराष्ट्र बेस्ड दलित पैंथर्स है वो लेट 50s से 70s के बीच में दलितों का मोबिलाइजेशन करने का काम करती है। और लेट 90s, हम कह सकते हैं कि 80s में बल्कि, जो बहुजन समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनका भी अच्छा खासा रोल रहता है मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स अगेंस्ट द वायलेंस। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में पाई जाती हैं। और 1990s में भी ऐसी कुछ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली मूवमेंट हम देखेंगे दी आरपीआई एंड दी दलित पैंथर्स। तो बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की डेथ के बाद 1956 में उनसे जो लोग इंस्पायर हुए, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई 1957 में, जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी बनी एआईएससीएफ के डिसॉल्यूशन के बाद, जो कि अंबेडकर ने खोज के रखी हुई थी, लेकिन ये डिसॉल्व कर दी गई और इसकी जगह पर आरपीआई आ गई। तो जो आरपीआई थी उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस दलितों के बीच में हुआ करता था, और दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के बीच में हुआ करता था, जो कि कास्ट बेस्ड सेक्शंस हुआ करते थे। और ये सेक्शंस महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सेंटर्ड हुआ करते थे, और इनका ये एम था कि कास्ट बेस्ड इनजस्टिस जो हो रही है उनके खिलाफ हमें लड़ना है और लैंड रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन कराना है। और इनकी जो भी लीडरशिप हुआ करती थी वो फर्स्ट जनरेशन के एजुकेटेड लोगों के हाथ में हुआ करती थी, जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ही आया करते थे। यानी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के फर्स्ट जनरेशन के कुछ पढ़े लिखे लोग ही उस समय पर जो आरपीआई का नेतृत्व है उसको संभाले हुए थे और इनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद जो आरपीआई है वो उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ बनाती है, और 1950s से 60s के बीच में वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में ये यहाँ पर अपना मोबिलाइजेशन करती है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड दलित यूथ होते हैं, वो दलित उस समय की दलित लीडरशिप से थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि ये सारी जो लीडरशिप हुआ करती थी वो कांग्रेस पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ही ज़्यादातर मेल खाती थी। लेकिन इन महाराष्ट्र वालों का ये मानना था कि क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो इनसे अलग है, तो इन्होंने एक अलग कल्चरल और लिटरेरी मूवमेंट यहाँ पर चालू कर दी महाराष्ट्र के दलितों के लिए। और उन्होंने एक मैगजीन भी निकाली जिनका नाम था अश्मतितादर्श, ठीक है, अश्मितादर्श, जिसका मतलब था मिरर ऑफ आइडेंटिटी। अब ये जो सारी चीज़ें थी ये अंबेडकर के लाइफ और आइडिया से इंस्पायर्ड हुआ करती थी, और इनके साथ साथ कुछ मराठी लिटरेरी फिगर्स ने भी इनका साथ दिया, जैसे कि बाबूराव बागुल और गंगाधर पंतवाने। और ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें ये इन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, और कुछ यंग पोइट्स भी जैसे कि नामदेव धासल, राजा धाले, जेबी पवार, अर्जुन दांगले, अरुण कांबले। तो ये सारे जो लोग थे इन्होंने महाराष्ट्र की जो दलित मूवमेंट थी उनमें
यहाँ पर अपना योगदान दिया और इसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिनका जो इंस्पिरेशन है वो अंबेडकर से आती है और ब्लैक पैंथर फॉर सेल्फ डिफेंस ऑफ द यूएस, जो उस समय यूएस में चला करती थी पार्टी मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, उन सभी से इंस्पायर होके ये अपनी जो है वो मूवमेंट चलाते हैं और 1972 में दलित पैंथर्स को फॉर्म किया जाता है। लेकिन जो ये दलित पैंथर्स नाम की पार्टी होती है वो बहुत ही कम समय तक जीवित रहती है। जो दलित पैंथर्स हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रेडिकल स्टैंड लिए दलित मूवमेंट में पोस्ट अम्बेडकराइट एरा में, तो इसी रेडिकल स्टैंड की वजह से ये इन्हीं पर ही बैकफायर कर गया और जो दलित पैंथर्स थे वो यहाँ पर खत्म हो गए और ये पार्टी जो है वहीं पर एक्सटिंक्ट हो गई। उसके बाद बात हम करते हैं बैमसेफ एंड DS4 एंड BSF की, और सॉरी BSP की। तो बहुत सारे नंबर में जो दलित एक्टिविस्ट हुआ करते थे और जो इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे वो दलितों को उनके बारे में एजुकेट किया करते थे कि कैसे हम अंबेडकर की लाइफ से कुछ आइडियाज़ को ले सकते हैं और अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। और इसी की नीड को देखते हुए इन सभी दलितों ने एक पार्टी बनाई ताकि सोशल जस्टिस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा हम पूरे भारत में प्रोपोगेट कर सकें थ्रू आवर पार्टी। और ये जो पार्टी थी वो थी बहुजन समाज पार्टी, जिसके फाउंडेशन डेट अप्रैल 14 1984 मानी जाती है, जिसके फाउंडर थे कांशीराम। और जो कांशीराम थे इन्होंने अच्छा खासा सोशल और कल्चरल चेंज अमंग द दलित्स लाने का काम किया और इनको मोबिलाइज करने का भी काम किया। अब क्योंकि ये पार्टी के फाउंडर थे तो इनके बारे में जानना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कांशीराम जी पंजाब से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल करियर था वो महाराष्ट्र से शुरू किया। इनिशियली इन्होंने बैमसेफ की स्थापना की थी, जिसका मतलब था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो जो बैमसेफ हुआ करता था इसका काम ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो कि बैकवर्ड हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से आते हैं, इनका मोबिलाइजेशन करना है, इनको सेफगार्ड करना है। लेकिन उसके बाद 1984 में ही, 1984 से पहले बल्कि, इन्होंने DS4 की स्थापना की। DS4 का मतलब था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और फाइनली 1984 में इन्होंने पार्टी बनाई जिसका मकसद ही यही था कि जो भी माइनॉरिटी सोशल ग्रुप्स हैं जैसे कि OBC, दलित्स, ठीक है, लोअर क्लास के लोग जो हैं इनको मोबिलाइज करना है और जो हमारा हायर कास्ट है उनमें जो ये सारे टॉपिक्स हैं इनको फैलाना है और उनके अगेंस्ट इनको खड़ा करना है ताकि ये भी अपना एक स्टैंड सोसाइटी में ले सकें। उसके बाद जो BSP है वो 1990s तक और 2010 तक भी यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ अपना जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बना के रखती है और BSP का अच्छा खासा वोट शेयर भी होता है और SP के साथ यानी सपा के साथ ये एक गठबंधन में सरकार भी बनाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये था हमारा इस यूनिट का पहला पार्ट। थैंक यू सो मच।